नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है, मास्टर क्लास है, वो एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 है। देखिए, मैं अपनी क्लास में जब रिदम बनता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के मैं पढ़ा देता हूँ। उसका मेन कारण है कि मेरी क्लास में आपको एक बेनिफिट मिलता है मेरे कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस का, 24 साल का। कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस का आपको मेरे क्लास में एक बेनिफिट मिलता है और हर चीज आपको जो है बेहतरीन मिल जाती है। अब आप देखिए, मैं करीब जो है मेरे 31 टोटल कोर्सेज हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। देयर आर 31 कोर्सेज आर देयर जिनको मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। कब कौन सा कोर्स आएगा, सब लोग कहते हैं सर ये बताइए। कुछ 5 डेज के हैं, कुछ 10 डेज के हैं कोर्सेज, तो ये सब इसके अंदर आता है। अब क्या है कि मैं क्लास में जब मेरा रिदम बनता है तो मैं बेहतरीन देने का, डिलीवरी करने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए, इस कोर्स में आप पढ़ेंगे क्या, पहले तो वो समझ लीजिए। इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, आपको नमाज टेबल थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, खास बड़ी चीज नहीं है। फिर क्या है कि आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर विष्णु मंशा पढ़ेंगे। कोई ग्रह विष्णु मंशा में बैठा है तो क्या है कि वो पीड़ा देगा अपनी दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। कोई ग्रह पंचम नवमांश में बैठा है तो वो पंचम नवमांश में बैठने के कारण आपको अपलिफ्ट कर देगा बहुत तगड़े से। उम्मीद से कहीं ज्यादा बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। फिर आता है पुष्कर नमाज। पुष्कर नमाज 3 ग्रहों के होते हैं, बृहस्पति, शुक्र। प्रमुखता 2 इसी के लें तो सबसे अच्छा है, वैसे बुध का भी होता है, ठीक है, पुष्कर नमाज। और इसके बाद 64th नमांशा जो होता है उसको खर ग्रह बोलते हैं, खरेश भी बोलते हैं। 22nd दृेश कोण, इसको भी खर ग्रह या खरेश बोलते हैं। समझ रहे हैं, मेरे शनि की दशा चल रही है और वो 22वें दृष्टिकोण का ही मालिक है। भाई साहब, बिना टीचर के कथकली डांस सिखा रखा है मेरे को। अगर दशा 22वें दृष्टिकोण की आ गई तो आपको सब कुछ ज्ञान आ गया। मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, पीड़ा वगैरह। वर्गोत्तम नमांशा राजा बना देता है आदमी को। ऐसे आदमी को रेसलिंग में कहते हैं पीठ नहीं लगने देगा। मान लीजिए आपका लगन ही वर्गोत्तम है तो जयकारा हो गया। कितनी भी प्रॉब्लम आए लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ओवरकम हो जाएगी। फिर आता है नमांशा डिस्पोजिटर। ये सबसे सूक्ष्म स्टडी है, डिस्पोजिटर थ्योरी। उसके बाद आता है राशि तुल्य नमाज। नमाज तुल्य राशि, जिसे नाड़ी के अंदर ध्रुव नाड़ी बोल करके पढ़ाया जाए या किसी भी एंगल से, वो अलग चीजें हैं। उसके बाद नमांश और दशा, ये जो है ये आप पढ़ेंगे। फिर नमांशा 1 2 3 मैंने सीक्रेटली लिखा हुआ है। नमांशा और लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। नमांश में शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नमांश में बृहस्पति का गोचर बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। नमांश में त्रिकोण भाव बहुत बढ़िया आपको बताते हैं। अब आप सीखिए, ये कोर्स जो स्टार्ट होगा 6 मई 2024 को, मंडे को, कल स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग रहेगा रात को, ताकि आप खाना वाना खा के फ्री हो जाएं 9:30 से 10:30 बजे। ये इसका टाइमिंग रहेगा। क्लियर है? 10 क्लासेस रहेंगी इसकी। 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? और इसका लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? और फी मैंने इसका बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 3711 ओनली द फीस। 3711 इज द फीस। आपको बेहतरीन टेक्निक पढ़ने को मिलेगी। हमको ऐसी टेक्निक पढ़ने की मिलेगी जो हमारी समझ से परे है। ये बात समझिएगा। क्लास के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आज भी 24 साल हो गए हैं कंसल्टेंसी में पढ़ाते हुए, 3 साल हो गए हैं, पर मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। मैं क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता हूं। कोई भी मुझे बिना किसी परेशानी के टोक सकता है बीच में, जी मेरे को ये समझ नहीं आया। क्लियर? अब मैं आपको नमाज कुंडली के कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। आप अपने चार्ट पर लगाकर देखिए, वर्क करते हैं या नहीं वर्क करते। मैं वही टेक्निक पढ़ाता हूं जो वर्क करती है। जिस पर मुझे थोड़ा सा भी संशय होता है उसे मैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पहले ही बोल देता हूं। आइए अब चल स्टार्ट करते हैं हम कुंडली से।
अब आप देखिए इस चीज को, नमांशा हमारी आत्मा है, ये सदैव याद रखिए। नमांश कुंडली क्या होती है? हमारी आत्मा। लगन कुंडली क्या होता है? हमारा शरीर। नमांश क्या है? हमारी आत्मा। इस चीज को समझिए। नमाज हमारे प्रोमिस को भी बताता है कि क्या इस जन्म में हम जो प्रॉमिस लेकर के आए हैं वो फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। ये बात आप समझनी है। तो इन चीजों को हमने समझना है, समझ के आगे चलेंगे। अब आप देखिए पढ़ते कैसे बथेरे कंफ्यूज रहते हैं नमाज कुंडली के ऊपर। कैसे? एक सेकंड रुकिए, मेरे को चार्ट निकालना है। एक सेकंड रुकिएगा, काफी कुछ खोल रखा है मैंने और इस वजह से थोड़ा वो दिक्कत हो जाता है। हाँ, एक सेकंड में अभी एक अब आ जाएगा वो चार्ट, क्योंकि काफी कुछ खुला होता है तो वो छुप जाता है। आ जाइए। अब मान लीजिए आपका ये D1 चार्ट है, ठीक है? D1 चार्ट है, किसी का कन्या लगन है। कन्या लगन है 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7। चलिए, अब कुंभ राशि में शनि बैठा है हमारा D1 में। अब हम गए D9 पे। D9 में शनि हमारा तुला राशि में चला गया। किस राशि में? तुला राशि। समझ आया? आप अपनी कुंडली में शनि को देखिए। सबसे पहले मैं जानबूझ के शनि भगवान को लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा आपको समझ आए, क्योंकि वो कर्म के कारक हैं, हमारे कर्मों के बारे में बताते हैं। अब शनि तुला राशि में नमांश में गया, एक तो वो उच्च का हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो नमांश कुंडली में धनांश में बैठा है। धनांश कैसे बना नमांश कुंडली में? क्योंकि लगन से दूसरे भाव को नमांश कुंडली में क्या बोला जाएगा? धनांश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? धनांश बोला जाएगा। धनांश करेगा, आपके धन की वृद्धि करेगा। नंबर एक। अब मैं पढ़ना भी सिखाऊंगा, टेक्निक सीख जाना आप। मैं इसी में गिफ्ट कर रहा हूं आपको टेक्निक, पढ़ते कैसे हैं ग्रह को। अब ये शनि D1 में छठे घर में बैठा है। अब यहां से गिनिए, छठे घर से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9th हाउस बना। D9 में ये 9th भाव में गया, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। अब पढ़ना कैसे होता पता है? सीख लो। शनि D1 में बैठा है, छठा घर। छठा घर संघर्ष से मुझे धन मिलेगा और मेरे भाग्य की वृद्धि होगी। शनि अपने से नवम भाव में चला गया। कौन सा नवम भाव? कुंडली का द्वितीय भाव था वो। नवमांश में तो वो तुला राशि में बैठा, कहीं पे भी बैठा हो, दैट इज समथिंग एल्स। वो गया लगन कुंडली के आधार पर नवमांश चलेगी, क्योंकि शरीर है ना, शरीर ही ध्यान धारणा, तभी तो समाधि आएगी, ऐसे कैसे आ जाएगी? तो क्या हुआ कि वो धनांश में चला गया। तुला राशि कहां थी? लगन कुंडली के द्वितीय भाव में, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? धनांश बोला। दूसरा, ये अपने भाव से नवम भाव में जाके बैठा, तो इसको क्या बोलेंगे? भाग्य, भाग्यांश भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो चूंकि बेस क्या था, मेरा शरीर क्या था? छठा घर। संघर्ष से मेरे को धन व भाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पढ़ते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आई टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। आगे चलते हैं और इन चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। शनि हमारे प्रोफेशन का है, तो छठे घर में शनि बैठा है, तो हम क्या कहेंगे कि जॉब हो सकता है। जॉब के अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग? सर्विसेज प्रोवाइड करने का। छठा घर एडवोकेट का है। छठा घर क्या है? डॉक्टर का है। रोग ऋण रिपु शत्रु है ना, कोर्ट कचहरी भी है। तो एडवोकेट के लिए तो जयकारा हो गया ना, अगर उसका शनि छठे घर में और तुला राशि में चला गया। तो इन चीजों को हमें समझना है और समझ करके चलेंगे। दूसरा, आयु की भी ये वृद्धि कर गया, क्योंकि अपने से ये नवम हुआ, आगे बढ़ा है, तो हमारे को इन चीजों से समझना है। अब एक और सीक्रेट टेक्निक सीखिए आप। क्या टेक्निक है? बड़े ध्यान से समझिए। हमारे नक्षत्र के 4 चरण होते हैं।
पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण को हम बोलेंगे धर्म का, दूसरे चरण को बोलेंगे अर्थ का, तीसरे चरण को बोलेंगे काम का, चौथे चरण को बोलेंगे मोक्ष का। बड़े ध्यान से आप समझिए। अब जिन लोगों ने मेरे से नाड़ी पढ़ी है उनको पता भी है राशियां कौन सी होती हैं धर्म की, 1, 5, 9। अर्थ की राशियां 2, 6, 10। नाड़ी में से ट्राइन बोलते हैं। 3, 7, 11, 4, 8, 12। बात समझ में आया? अब आपने नवांश कुंडली में देखना है इन राशियों में, इन राशियों में, इन राशियों में, इन राशियों में अगर आपके अर्थ वाली राशियों में ज्यादा प्लेनेट हैं, आपका जन्म धन प्राप्ति के लिए हुआ। आपका जन्म अगर 4, 8, 12 में ज्यादा ग्रह है तो मोक्ष के लिए। मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, कलयुग में पहले बता रहा हूं। आपने कोई भी कर्म करना है उससे अटैच नहीं होना। आपको अगर उस 4, 8, 12 में D9, आई हैव रिटन ओवर हेयर D9, तो D9 के अंदर अगर 4, 8, 12 में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, आपको वो ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, तो पीड़ा से मुक्ति और उससे लाभ लेने का सिंपल सा रूल है, डिटैच हो जाइए, कर्म करिए, भूल जाइए, अपने आप फल आ जाएगा। जब आप उससे जुड़ेंगे फल नहीं आएगा, क्योंकि वो मोक्ष वाली राशियों में बैठे हुए हैं। बात समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस में पढ़ा ही नहीं रहा। आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे को पढ़ाना है नमंशा और नक्षत्र, जो बहुत सीक्रेट है, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नमाज के अंदर नक्षत्र भी पढ़ाना है मुझे। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। आई रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। अब आता है विष नमांशा। विष नमांश को समझिए। विष नमांश क्या होता है उसको हमें समझना है। विष नमांश के 3 भाग होते हैं। एक होता है सर्प विष नमांशा, दूसरा होता है गिरिदा यानी गिद्ध वाला नमांशा, गिरिदा, तीसरा होता है आपका राक्षस नमांशा। 3 प्रकार के नमांश होते हैं। इस चीज को हमने समझना है। मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, धनु राशि में कोई ग्रह बैठा है 2 डिग्री 15 मिनट का, 2 डिग्री 15 मिनट, एनी प्लेनेट। आप, मैंने इसलिए एनी प्लेनेट कहा है कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लास में मैं बड़ा उंगली पकड़ के पढ़ाना होता है, ये मेरा गुण धर्म है। तो वो ग्रह सर्प दृश कोण में है। अब पहला क्या कहेंगे हम, विष्णु मांशा में चला गया। फिर आगे हम डीपली जब उसे देखेंगे तो हम कहेंगे वो ग्रह सर्प दृश कोण में बैठा है। सर्प दृश कोण में बैठा ग्रह आपको पीड़ा देगा। किस प्रकार की पीड़ा देगा? एक तो ग्रह के कारक तत्व तो खराब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का शुक्र बैठा हो, चलो 2 उदाहरण दे देता हूं। मान लो बृहस्पति भी बैठा हो, शुक्र बैठा है, तो उसको जिंदगी में प्रोस्पेरिटी, वाइफ, समझ रहे हैं आप, धन, लग्जरी चीजें, इसकी कशिश बनी रहेगी ताउम्र। और पीड़ा ज्यादा कब आएगी? जब शुक्र की दशा अंतरदशा आ जाएगी। इसी प्रकार बृहस्पति जो होता है वो जो है संतान का कारक होता है, वैदिक में धन का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है। तो वो विष्णु वंश में चला गया, आपको फल ही नहीं मिल रहे। आप कह रहे हो जी मेरा तो जो जुपिटर है बड़ा अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, नमाज कुंडली में उच्च का है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, बट यार ये तो चेक करो वो विष्णु वंश में तो नहीं चला गया। और विष्णु नमांश के भी 3 भाग हैं, सर्प, गिरिदा और राक्षस। इन 3 नमांशों में से किसी में भी ग्रह जाता है, वो डिग्री के अनुसार है। इस कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा फोकस डिग्री पर होगा, क्योंकि डिग्री से ही सारी कुंडली हिलती है। आगे चलें। अब आता है पंचम नवमांश, जो मैंने सीक्वेंस में लिस्ट दिखाई थी उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूं। पंचम नवमांश। पंचम नवमांश 13 डिग्री 20 मिनट 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में कोई ग्रह है, एनी प्लेनेट, क्लियर है? तो वो 5th नवमांशा में चला गया। 5th नवमांशा, जब भी उस ग्रह की दशा आएगी आपको ऊंचाइयां पर ले जाएगा। बड़े आराम से समझो,
ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप चेक करो अभी अपनी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है फिफ्थ नवमांशा में, इस डिग्री के अंदर कहाँ देखना है, D1 में देखिए, D9 में नहीं देखना, D1 में देखिए कोई ग्रह बैठा है इस डिग्री में आपकी कुंडली में, जब भी उसकी दशा आएगी आपको वृद्धि दे करके जाएगी उसकी दशा। तो इसको बोलते हैं पंचम नवमांशा। फिर आता है आपका पुष्कर नवमांशा। पुष्कर नवमांश क्या होता है, अब आप देखिए एक नक्षत्र होता है, पुष्य भी होता है। बेसिकली पुष्य शब्द से ये दोनों बने हैं। किस शब्द से बने हैं, पुष्य शब्द से। तो इसका अर्थ होता है पोषण करने वाला। क्या होता है, पोषण करने वाला। शुक्र का, बृहस्पति का, चंद्रमा का और बुध का, इन सब के पुष्कर नवमांश होते हैं। चाहे ग्रह नीच का है, चाहे ग्रह खराब होके बैठा है, लेकिन यदि वो पुष्कर नवमांश में डिग्री के अकॉर्डिंग बैठा है तो आप समझ लीजिए कोई नुकसान नहीं है, उल्टा लाभ मिलेगा। मैंने बहुत सुंदर बात कही है, चाहे वो नीच का होके बैठ जाए, चाहे पाप प्रभाव में नवमांश कुंडली में आ जाए, पर वो पुष्कर नवमांश में है तो आपको अपलिफ्ट कर देगा। पुष्कर नवमांश का ग्रह बहुत शुभ फल देता है। बात समझ रहे हैं। अब आगे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए कोई धनु राशि में, एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ सो दैट लिखने में आसानी हो। मान लो ये रहा हमारा धनु राशि है। अब इस धनु राशि के अंदर किसी ग्रह को हम बिठा लेते हैं और वो ग्रह जो है 22 डिग्री 15 मिनट का है। बात समझ रहे हैं। बेसिकली ये पुष्कर नवमांश बनेगा 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में। तो ये 22 डिग्री के इसके बीच में आ गया, धनु राशि के अंदर था। तो ये कहाँ चला गया, तुला में चला जाएगा, D9 में। D9 में कहा जाएगा, तुला में। इसका स्वामी कौन है, शुक्र है। तो शुक्र जो पुष्कर नवमांश का मालिक आ गया। समझ में आ रहा है। और दूसरा आप इसे कहेंगे पूर्व आषाढ़ा के तीसरे चरण में है ये, आपको अपलिफ्ट कर देगा जैसे ही इसकी दशा आई उस ग्रह की। एनी प्लेनेट sitting in the Sagittarius sign with the degree of say 22 degree 15 minute, let's say because the Sagittarian ninth Navamsha is being called 20 degree and 23 degree 20 minute, तो वो तुला के नवमांश में जाएगा, उसमें बैठा हुआ ग्रह चाहे सूर्य हो, मान करके चले सूर्य है, नीच का हो गया नवमांश में, आप नीच पढ़ रहे हो भैया, वो पुष्कर नवमांश में है, वो आपको बेनिफिट देगा। खाम खा के उपाय करके अपने दिमाग का दही ना करें। देखो हम लोग क्या करते हैं, आजकल रील वीडियो बहुत बन रही हैं, हम लोग उससे प्रभावित होकर के रेमेडी करने पर फोकस करते हैं। भैया पहले प्लेनेट चेक कर लो, कहीं प्लेनेट आपका शुभत्व दे रहा है, आपको लाभ दे रहा है। चलते घोड़े को सेंटा मत मारिए। अब अगर आपने चलते घोड़े को सेंटा मार दिया बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। आप अननेसेसरी की रेमेडी किए जा रहे हैं, जबकि ग्रह तो दे रहे हैं आपको। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग समझदार इतने आते हैं मेरे पास, सर इसमें रेमेडी भी बताएंगे। भैया पहले थर्मामीटर से बुखार देखना तो सीख ले अच्छे से। वो तो आया नहीं, तुम्हें रेमेडी की पहले पड़ी है, तो इसका मतलब तुम्हें सीखना नहीं है, आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी। अब मैं प्राउडली कह रहा हूं, मेरे एक स्टूडेंट है मिस्टर AP कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर से, मेरे से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी में। आई प्राउड ऑन हिम, मुझे गर्व है अपने स्टूडेंट पर, मुझे अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ो यार, मना थोड़ी की है। मैं चाहता हूं आप मेरे से आगे बढ़ो, क्या दिक्कत आ रही है। आप इन टेक्निक को पढ़िए और इनको लगाइए, तो लगाएंगे तो समझ आएगा ना। इस तरीके से अब आगे चलते हैं, एक और बताते हैं आपको। पुष्कर नमाज हर एंगल से आपको अपलिफ्ट करेगा। अब आता है विदाउट डिग्री हम क्या समझ सकते हैं। एक डिग्री का मैंने को पढ़ाना है, एक विदाउट डिग्री पढ़ाना है, ठीक है। D9 में हम जाएंगे। एक मिनट भैया, यार ये टीवी आ जाता बीच में, पता नहीं क्या है। हाँ अब ये नमाज कुंडली है हमारी। अब इसके अंदर हमने देखना है, यहाँ पर जल तत्व की राशि में कोई ग्रह है, हाँ ये रहा 4 8 12 जल तत्व की राशि हुई। तो 8 नंबर में राशि में
वीनस एंड मून बैठे हुए हैं। बात क्लियर है? सिर्फ इतना देखना है तो आप क्या बता दोगे? ग्रह चौथे चरण का है, फोर्थ चरण ना। बिना डिग्री के नवमांश में कैसे फाइंड आउट कर लोगे किसी भी ग्रह को? अगर वो जल तत्व राशि में बैठा है ग्रह, तो इसका अर्थ है कि ग्रह चौथे चरण का है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। और बाकी इसका मीनिंग क्या है, डीप क्या है, आई एक्सप्लेन इन द क्लास बहुत इजीली। अब आते हैं 64th नवमांश पर। 64th नवमांश जो होता है उसको दो प्रकार से लिया जाता है। कुछ लोग एक लगन से लेते हैं फॉर द हेल्थ इशू, दूसरा लिया जाता है चंद्रमा से 64th नवमांशा, वो आपकी मानसिक पीड़ा के लिए लिया जाता है, मानसिक पीड़ा के लिए। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा है। 64th नवमांशा जो है वो आपकी पीड़ा को बताएगा। दो प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। एक हेल्थ इश्यू से अगर आप 64th नवमांशा पढ़ते हैं तो क्या हुआ, उसका अर्थ सिंपल सा कि वो हेल्थ को बताएगा। अगर आप लगन से चेक कर रहे हैं, ये D9 के D9 में D9 में लगन से चेक कर रहे हैं तो वो हेल्थ को बताएगा। अगर आप चंद्रमा से चेक कर रहे हैं तो वो मानसिक पीड़ा बताएगा। इन ग्रह को बोलते हैं खर ग्रह। क्या बोलते हैं? खर ग्रह। खर ग्रह का ऐसे भी बोला जाता है खरेश। तो इस ग्रह स्वामी को, उस भाव में बैठे ग्रह स्वामी को क्या बोलेंगे? खरेश। जब भी इनमें गोचर में पापी ग्रह गोचर करेंगे, पापी ग्रह वही राकेश है, राहु केतु मंगल शनि, जब भी पापी ग्रह गोचर करेंगे आपको पीड़ा देंगे। अगर लगन से है तो शारीरिक पीड़ा, चंद्रमा से है तो मानसिक पीड़ा। सदैव याद रख लीजिए। अब मैं एक बड़ी सुंदर लाइन बोलने जा रहा हूं। 64 नवमांशा का स्वामी 22वें दृष्टि कोण के भाव का स्वामी अगर इकट्ठे बैठे हैं, भैया मिल चले जाओ जहां मर्जी, जो रेमेडी करनी है। कुछ फर्क आए मुझे भी सिखाना, मैं भी तो देखूं क्या फर्क आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। बैंड बजा दिया इन दोनों ने इकट्ठे, दोनों खरेश हैं ये। if they are conjunct anywhere in the chart will give you very bad result during their dasha. So first you have to check it out ना। ये इतनी पेनफुल दशा रहेगी, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। भगवान की कृपा के बिना इसका हल नहीं है, पहले बता रहा हूं। कोई आप सोच लो कि जी हाँ हो जाएगा। अब और अच्छी बात सीखिए। अच्छी बात क्या है कि कोई भी आपका ग्रह जो है 22वें दृष्टि कोण का स्वामी है, 22वां दृष्टि कोण का कोई भी ग्रह, शुभ या शुभ, अपने क्या लेना देना, कोई ग्रह हो, एनी प्लेनेट लिख रहा हूं, प्लस उसके साथ मांदी बैठ जाए या गुलिक बैठ जाए। बात समझ में आया? मांदी बैठ जाए या गुलिक बैठ जाए तो वो जो ग्रह है, एनी प्लेनेट, एनी ग्रह, वो पीड़ा देगा अपनी दशा में। मान 22वें दृष्टि कोण का ग्रह, 22वें दृष्टि कोण का ग्रह अगर गुलिक या मांदी के साथ बैठा है तो उसकी दशा पीड़ादायक जाएगी ही जाएगी। अभी जो इससे पहले मैंने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया, जब आप डिफरेंट चीजें पढ़ लेंगे, मैं जब भी पढ़ाता हूँ डायमंड चीजें पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, साथ में अपने 24 साल का एक्सपीरियंस जो मेरी कंसल्टेंसी का वो भी तो देता हूँ। जब मेरा रिदम बनता है मैं आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कुछ पढ़ा जाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं देने में कंजूसी है। तो ये दिक्कत आपने देखनी है पहले। अब आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक सेकंड, मैं ना यहाँ पर एक सेकंड, कोई ज्वाइन किए हैं, आ जाइए इधर, हम ब्लैंक चार्ट पर लेते हैं, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें समझते हैं किसी का तुला लगन है। 8 9 तुला लगन आ गया जी। तुला लगन में
फोर्थ का लॉर्ड कौन बना? शनि भगवान बने। क्लियर है? और D9 चार्ट में शनि कहां चले गए? धनु राशि में चले गए। कहां बैठे शनि D9 में? धनु राशि में। कहीं पे भी बैठे हो, पर बैठे कहां शनि D9 में? धनु राशि में। बात समझ में आया? बड़े ध्यान से आप समझिए, फिर से कह रहा हूं, शनि D1 में फोर्थ हाउस के लॉर्ड हुए शनि, D9 में शनि धनु राशि में बैठे हैं। बात क्लियर? D9 में डिस्पोजिटर बने जुपिटर। सैटर्न के डिस्पोजिटर कौन बने? जुपिटर। समझ में आया? डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेरा एडवांस वैदिक लेवल 1 चल रहा है, वो सॉरी एडवांस वैदिक पार्ट 1 जो चल रहा है, उसमें D1 का मैंने डिस्पोजिटर थ्योरी समझाई। उसके बिना कुंडली देखना ही बेवकूफी है। अब नवंशा की डिस्पोजिटर थ्योरी मेरे को बड़ी डीप में पढ़ानी है, और उसको रीड कैसे करते हैं ये भी उससे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए D9 में, मैं यहां बना लेता हूं एक सेकेंड में, ये धनु राशि कहां पड़ी? मान लीजिए सॉरी, फिफ्थ हाउस में धनु राशि पड़ी, यहां बैठा शनि। क्लियर? समझ में आया? यहां शनि बैठ गया D9 में। फोर्थ हाउस किसका होता है? माता का। बात समझ में आया? फोर्थ हाउस किसका होता है? माता का। तो शनि आयु के कारक है। ये नवांशा में त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है श्री वृद्धि। त्रिकोण का क्या अर्थ होता है? श्री वृद्धि। माता की आयु की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माता की आयु की श्री वृद्धि। राशि भी जुपिटर की। बात समझ में आया? सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं पढ़ा रहा। अब आगे चलते हैं और एक और टेक्निक को समझने का प्रयास करेंगे, और आप देखिएगा। अब फिर से मैं एक और टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। वो क्या टेक्निक है? मान लीजिए D1 में सेवंथ लॉर्ड जो है वो चंद्रमा हुआ। यहां पर कौन बना? हमारा चंद्रमा। क्या बना जी? सेवंथ लॉर्ड बना। बात क्लियर है? सेवंथ लॉर्ड बन गया जी चंद्रमा हमारा। D9 में ये कन्या राशि में चला गया। एक मिनट में ना वो ले ही लेता हूँ चार्ट, एक सेकंड से ना इजी हो जाएगा, मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो हाँ, आ गया। मेरे को ना ड्रॉ करना पड़ रहा है बार बार। अब ये हमारा D1 है, दिस इज आर D9। यहाँ पर 4 नंबर था, इसका स्वामी बना हमारा चंद्रमा बना। अब D9 में ये कन्या राशि में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि कहीं पे भी ले लेते हैं, बाकी क्लास में मुझे अच्छे से पढ़ाना है। कन्या राशि में चंद्रमा बैठ गया, 4, 5 और 6। बात समझ रहे हैं? ये चंद्रमा भाग्य वाली राशि में, D1 से भाग्य की राशि में बैठा है, भाग्य की वृद्धि करेगा। पहला पॉइंट समझ में आया? अब आपको चंद्रमा का डिस्पोजिटर देखना है। कौन है डिस्पोजिटर? मकान मालिक कौन है? बुध बना। अगर बुध यहाँ D1 में पीड़ित है, इलेपो, भाग्य उतना बढ़िया फल नहीं देगा। द डिस्पोजिटर ऑफ मून, if it is under malefic affliction in the D1 chart, से पाप कत्री योग में है, से मैलेफिक एफ्लिक्शन में है, से नीच का होकर के बैठा है, तो भाग्य वृद्धि उतनी उत्तम वाले तरीके से नहीं होगी। ये बात आप समझ लीजिए। बात क्लियर है? अब ये चंद्रमा है कौन से भाव का स्वामी? सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव क्या होता है? हमारी शादी को, हमारे ओपोजिट पार्टनर को या स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। वो डैमेज हो गई। देख रहे हो डिस्पोजिटर थ्योरी? सिंपल सा फिर से बता देता हूं। चंद्रमा सप्तम भाव में उसकी राशि थी। हमने नवमांश कुंडली में देखा चंद्रमा बैठा कन्या राशि में। अब कन्या राशि जो डिस्पोजिटर बना चंद्रमा का, तो बुध को देखना है D1 में। यदि बुध नीच का, पीड़ित, पाप कत्री योग में खराब होके बैठा है, 6, 8, 12 स्थान में बैठा है, तो मैरिज गई खड्डे में। आप ऐसे साधारण भाषा में समझ लें। आगे चले और आपको बताते चलते हैं।
आप टेक्निक को सीखने का प्रयास करिए, टेक्निक बहुत अच्छी समझने को मिलेगी। क्लियर है? बहुत अच्छे से टेक्निक सीखने को मिलेंगी। अब आता है राशि तुल्य नमाज। ये D1 है, ये D9 है। D1 को बोलते हैं राशि चार्ट। क्या बोलते हैं? राशि चार्ट। क्लियर है? अब कोई ग्रह यहां पे मान लीजिए 10th हाउस के अंदर मान लीजिए आपका मंगल बैठा है उसका। अब ये मंगल जब यहां कहीं पे भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए हमने कहा वो बैठा है लियो साइन में मंगल, तो राशि तुल्य नमाज बना सिंह राशि। मीनिंग बहुत अच्छे से मैं क्लास में पूरा रिवील करूंगा क्या मीनिंग है इसके। राशि तुल्य से ध्रुव नाड़ी के तरीके से भी पढ़ सकते हैं आप, मैं सिखा दूंगा बड़ा अच्छे तरीके, मीनिंग भी बताऊंगा। तो जहां बैठा है उसको बोलेंगे राशि तुल्य नमाज। अब आता है नमाज तुल्य राशि। अब ये मंगल यहां बैठा है, तो नमाज तुल्य राशि कौन सी बनी? मकर राशि। क्योंकि राशि है, ये राशि चार्ट है, ये नमाज चार्ट है। इनके मीनिंग मैंने समझाने हैं आपको, जिसे ध्रुव नाड़ी भी कह सकते हैं। तो क्या बना ये हमारा राशि नमाज का राशि कौन सी बनी? मकर राशि बनी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आपको D9 का मीनिंग समझाता हूं। चर राशि होती है, लगन आपका चर राशि का आया, या लगन द्विस्वभाव राशि का आया, या आपका लगन 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि का आया। चर नमांश है अगर आपका, तो आपका D9 देव नमांशा का। बड़ी सुंदर बात कही है, देव नमांशा का है। अगर आपका जो है ड्यूल साइन का है, तो आपका नमांश राक्षस नमांशा है। अगर आपका स्थिर राशि का नमांशा आया, तो आप मानव जाति वाले नमांश में आए हुए। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, तो मैं अपनी रिसर्च भी शेयर करूंगा इसके अंदर आपको, कि भाई कहां बैठा है और इसके क्या मीनिंग है। देव से अपने आप पता लग गया। अब मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको अभी सिखाता हूं। अगर D9 के लगन में चाहे पापी ग्रह भी बैठ जाए, जब भी उनकी दशा आएगी, चूंकि वो नमांशा के लगन में बैठे हैं, उतनी पीड़ा नहीं देंगे जितनी उनको देनी है। पीड़ा में कमी आ गई। सिंपल सा रूल सदैव याद रखिए, नमांशा लगन में कोई भी पापी ग्रह बैठे तो वो कम पीड़ा देंगे। नमाश लगन के साथ अगर कोई पापी ग्रह बैठा है, फिर से कह रहा हूं, नमाश लगन के साथ कोई पापी ग्रह बैठा है तो भी जो क्या है, पीड़ा कम मिलेगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। सिंपल सा रूल है, ज्यादा नहीं मिलेगी। अब मैंने आपसे कहा नवमांश कुंडली के अंदर शनि का गोचार, बृहस्पति का गोचार और ट्राइन थ्योरी जो मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं, मैं यहां पढ़ाऊंगा ट्राइन थ्योरी। बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव जिंदगी में रिजल्ट देती है। क्लियर? अब मैं एक झलक दिखाता हूं आपको। आ जाइए D9 में। आपका चंद्रमा देखिए कहीं पे भी बैठा है। क्लियर है? बैठा है, यहां पे बैठा है, गोचर का शनि इसके ऊपर आ गया। और हम जब D1 में पढ़ते हैं ना, चंद्रमा बैठा है तो यहां सैटर्न आएगा तो चढ़ती 7.5 है। यहां सैटर्न आया, सैटर्न मतलब 7.5 का मध्य भाग। यहां सैटर्न आया तो उतरती 7.5। तो ये हम मध्य भाग बोलते हैं। भाई साहब अगर D9 में चंद्रमा के साथ गोचर का शनि बैठा है, तो इन तीनों का ना ये बाप है। ये इसकी पीड़ा नहीं आप झेल सकते। ये 7.5 के पापा है। ये याद रखना, नमाज कुंडली है ये। 7.5 के पापा है ये वो पीड़ा देगा जो ये 7.5 साल में टोटल पीड़ा मिली होगी आपको। इसने 2.5 साल में दे देनी है आपको पीड़ा। तो D1 में जो हम 7.5 पढ़ रहे हैं ना, जरा यहाँ पे भी शनि का गोचर पढ़ना है। तो इन चीजों को हमने समझना है। आगे चलते हैं D1
और D9 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगना होता है। लगना यानी कुंडली का राजा, जहां से कुंडली हुई है। फिर उसका लॉर्ड, सेकंड पॉइंट क्या बना, लॉर्ड, लगना लॉर्ड। अब इसको D1 और D9 में हम समझेंगे बारीकी से, समझ रहे हैं आप? ठीक है, किसी की कोई क्वेरी हो, लेकिन क्वेरी पूछेगा जो मैंने पढ़ाया। अपनी कुंडली पे एनालाइज मत करें, कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। जब आप टेक्निक सीख जाएंगे, आप 50 कुंडलियों पर लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 6 मई को कोर्स स्टार्ट होगा, 9:30 से 10:30 बजे रात को। बड़े आराम से आप ज्वाइन करिए, और 10 क्लासेस का रहेगा। और आपको ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, पर फिर भी जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ई सर्टिफिकेट रहेगा, लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फी इसकी मैंने रखी है 3711, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। टेक्निक मिलेगी 24 कैरेट वाली, 24 कैरेट वाली टेक्निक आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी। किसी की कोई क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी, I'll give you गुरुजी best of कैसे the हैं? best सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी मेरे को पढ़ानी है इसमें। यस, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे विश्वास, कैसे क्या हैं? हाल है? बस सर, गुरुजी ठीक है सर, गुरुजी बढ़िया ठीक है। चल रहा है तुम्हारा कलकत्ता? चल रहा है गुरुजी। अरे एक वाह, आप जो बढ़िया। पढ़ाए उसके ऊपर एक खाली क्वेश्चन है। हाँ। आपने बोला पुष्कर, पुष्कर नमक से हमेशा शुभ फल देता है। हम्म। किसी के भी अगर पुष्कर नमक से में 8th हाउस लॉर्ड आ जाए, 12th हाँ हाउस हाँ, लॉर्ड आ कोई आ जाए, जाए, कोई भी आ जाए तो वो शुभ फल कोई दे आ देगा ना? जाए, अगर वो पुष्कर में आया अपलिफ्ट करेगा ही करेगा। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं उसका पूछ गुण सकता धर्म हूँ। है अपलिफ्ट करना। गुरु जी, मैं तो ये क्लास अटेंड कर लूंगा कल से। तो आपका आप करिए बहुत करिए, सारा कोर्स बहुत किया हूँ। बेहतरीन। आपको विष्णु हाँ, मंशा पढ़ाया जाएगा। आपको विष्णु आपने मंशा के भी देखा? 3 भाग हाँ हैं। हाँ हाँ, वो तो नाम भी पहले बार सुन रहा हूँ तो सर्प, मालूम नहीं गिरिधा, समझ। राक्षस, 3 नमांश होते हैं सर्प नमांशा। फिर हाँ से हाँ बता रहा हूँ, सर्प, गिरिधा एंड राक्षस नमांशा। किसमें बैठा है? हाँ। इसमें सबसे बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगी, डिग्रीज, हम्म। जिस पर फोकसिंग नहीं है हमारी। सही बात है, सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू। मिस्टर राजीव जी, हाँ थैंक जी बोलिए प्रभु। सर सर ये आपने सर आंसर कर दिया मेरी क्वेरी। वो टाइमिंग को लेके था सर, क्योंकि मैं पार्ट 1 की भी क्लास में हूँ ना, तो अब मैं ज्यादा लंबे समय तक जुड़ा रहूंगा। अरे बढ़िया और है, 9:30 बजे आराम से मैंने रखा है, क्योंकि वो मेरी नाड़ी की क्लास अभी खत्म हुई है, तो मैंने जी उस जी नाड़ी पर इसको रिप्लेस कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा सर, मैं तो आपके माध्यम से सर सबको आमंत्रित करना चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर के साथ में। ये 11वीं या 12वीं क्लास होगी मेरी, तो प्लीज सब लोग जुड़िए। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना मजा आता है क्लास में। एक दूसरे की हम चर्चा करते हैं, और सब लोग को सर हमेशा माइक भी खुला रखते हैं, किसी को ब्लॉक नहीं करते। वो सबसे बड़ी एक एडवांटेज भी है। तो सब लोग आइए, मेरी ओर से भी सबको रहेगा ये अपील। थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी। यस मिस्टर मालूद सर, यू हैव अ क्वेरी एनी? नो क्वेरी नहीं है सर, मैंने आपका 2 क्लास का अभी फी पे कर दिया है। अच्छा, पे और कर दिया प्लस, आपने? थैंक हाँ यू सर, मैंने सो पे कर नाइस ऑफ दिया। यू। हाँ, और मैं अभी ये मेरा 23rd और 24th क्लास होगा। आपका जो 31 क्लास है ना, उसमें से मैंने 22 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ये 23वां अरे और वाह, 24वां क्लास है। थैंक यू सर, थैंक यू सर मालूद जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी रविदत्त जी बोलिए। सर मैं कल ये क्लास ज्वाइन करूंगा सर। करिए करिए सर, धन्यवाद। और आप बहुत बेहतरीन अपने सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। पवन जी, कैमरा ऑन करके पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे भगवान। सर नमस्कार सर, मेरा कैमरे में थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, कल सही हो जाएगा। हाँ। सर जैसे अभी आपने खाली पुश करना मांच और हिंट दिया है, तो उसमें तो समझाएंगे ना सर कि कैसे देखते पूरा हैं। ए से लेके जेड तक समझाना है सर, आप क्या बात कर रहे हैं? और सर फीस कैसे पे करनी है? मैं पहली बार जुड़ा हूँ। मैं फीस जो पे करनी है, मेरे को व्हाट्सएप पर हेलो आई लिख दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। अच्छा सर, केवल पुष्कर रोमांच केवल बृहस्पति और अरे 4 हैं भगवान मेरे, बृहस्पति से है, शुक्र से है, बुध से है, चंद्रमा से। वो किसके पुष्कर नमांच में, वो अच्छा, डिग्री बताएगी ना सर। मतलब इन्हीं की राशियों में जो ग्रह होता है वही हाँ, होता है। वो ही पुष्कर कहलाएगा, वो नमांशा में देखना है पवन जी। अच्छा, नमांशा में देखना है सर। हाँ सर जी, ठीक है सर, ठीक है सर सर। मैंने फीस पे कर दिया सर, मुझे आप प्लीज ऐड कर लीजिएगा सर। मैं मैंने अभी ऐड जस्ट कर पे। लेता हूँ सर सर। मुझे फीस की डिटेल आप भेज दीजिएगा, मैं भी करूंगा फी सर। मेरा 3711 है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको।
फीस जो है मेरा 3711 है। मैं नॉमिनल फीस रखी है, 10 क्लासेस की है। बहुत डीप, आपको 24 कैरेट ये समझ लीजिए शुद्ध सोना पढ़ाया जाएगा। पवन जी आप मेरे को हेलो आई लिख दीजिएगा, मैं आपको सारा भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। मेरे यूट्यूब के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। क्लियर है जी? Thanks a lot to all of you for joining this webinar. Thanks a lot once again to all of you. थैंक यू सर, नमस्कार।